हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर सीरीज थर्ड को, जिसमें से आज थर्ड डे है, जिसमें से सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करेंगे, जो कि डेडिकेट जो है सीएपीएफ में ही पूछे गए थे। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एनालिसिस होने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ। कंटेंट को लेके कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। टॉप लेवल का कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्लीट पॉलिटी, जिसमें से टारगेट है कि 22 डेज में जो है 22 चैप्टर्स को फिनिश करना है। तो आज जो है इसी सीरीज का थर्ड डे है, जिसमें से सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल के साथ कवर करेंगे। एज यूजुअल क्लासेस का जो पीडीएफ हो गया, और ये भी पता है ना कि जैसे ही क्लास का पीडीएफ अपलोड हो जाता है ना, यूट्यूब में ये वीडियो भी अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस सीट अपलोड होता है, और ये प्रैक्टिस सीट कहाँ का मिलता है? डेडिकेट इसी चैप्टर का जो है प्रॉपर रफली जो है 15 to 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीट मिलता है विद सॉल्यूशंस। तो उसको जो है एक बार ट्राई करना, उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बनाए जा रहे हो टॉप लेवल का है। टॉप लेवल का बोलने का मतलब ये होता है कि जो सीएपीएफ का जो लेवल होते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम उसी फॉर्मेट में उसको भी प्रिपेयर किए हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अपना जो है थर्ड डे को, जिसमें से कंप्लीट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। पहले बात ये बताओ कि एक्चुअल में जो साइलेंट फीचर जो बोल रहे हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। एक क्लास में डिस्कस किए थे उसका जो हिस्टोरिकल पॉइंट है, तो उसको थोड़ा सा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे कि एक्चुअल में कैसे जो है डिमांड उठना स्टार्ट हुए हैं, किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। फिर चैप्टर 2 में जब आया तो यहाँ पे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किए कि इसका जो है कंपोजिशंस कैसे रहे हैं, कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेशन किए, मेथड ऑफ इलेक्शंस कैसे थे, ये सब जो है चैप्टर सेकेंड में डिस्कस किए थे सेकेंड डे के क्लास में। अब आज जो है कवर करेंगे सेलेंट फीचर। मतलब यहां तक आते आते क्या हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा रेडी हो गए थे। ठीक है, 1949 में जब इसको 26 नवंबर 1949 में जब इसको ड्राफ्ट किए गए थे, और बल्कि जो है फोर्स में आए थे 1950, है ना, 1950 में इसको जो है फाइनली इंप्लीमेंट किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए थे, बस उसी चीज को जो है इस पूरे क्लास में अपने को डिस्कस करना है, दैट्स इट। और कुछ चीज डिस्कस नहीं करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसको हमारे जितना भी फोर्थ फादर रहे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बेस्ट टर्म होगा इसके लिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे उन्होंने क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किए गए थे, वो चीज को जो है इस पूरे क्लास में डिस्कस करना है। गॉट इट? देखो, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है अपने को ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना उसको तो पढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है, वो अभी तक नहीं पढ़े हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मतलब होता है जो कि एक रिटेन बुक है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को रन कैसे किया जाएगा, है ना, उस गवर्नमेंट को जो है पर्टिकुलर वे में किस तरीके से रन किए जाएंगे, वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे लॉजिकली सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होते, है ना, अगर सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होते तो क्या होता, तो सब लोग क्या है, जैसे कि ये तो ऐसा सीन हो जाएगा ना कि अगर जो सब लोग गाड़ी चला रहे लेकिन ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। अगर सपोज करो ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो सब लोग जो है रूल्स को तोड़ के जिधर जाना चाहे उधर जाएंगे, और उससे जो है यहाँ पे क्लेसेस बहुत ज्यादा आ सकते हैं, और क्लेसेस होना यहाँ पे कॉमन बात हो जाता। तो एक वहां पे क्या लगा दिए, ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए। अब ट्रैफिक सिग्नल की वजह से जो है वन बाय वन करके हर एक डायरेक्शन में जो पीपल्स हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं। सेम वैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए गए थे कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट जो है इंडिया को कैसे जो है एक आगे डेवलपमेंट लेवल की तरफ ले जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी आएंगे और कोई भी पार्टी आएंगे अपने अनुसार जो है अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाना स्टार्ट कर देंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो सब लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिंसिपल है, रूल्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट और सिटीजन इन दोनों के बीच जो है कैसे रिलेशन होंगे, क्या क्या इसका राइट्स हैं ड्यूटीज हैं,
इन सब चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस किए गए हैं, जिसे और कई नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हो गया, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट हो गया, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री हो गया, रूल ऑफ स्टेट हो गया। तो इसको जो है कई डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं सीधा टू दी पॉइंट में आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें फीचर्स ऐड किए गए थे वो एक फीचर्स इसमें ये है कि सबसे जो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किए जाते हैं वो इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब इनिशियली 1949 में अगर देखोगे, जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए गए थे तो उस समय जो है 395 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। इस 395 आर्टिकल्स जो है इसको 22 पार्ट में अलग से डिवाइड किए गए, प्लस इसके साथ जो है इसको 8 शेड्यूल में भी डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, और लॉजिकल सी बात है कि 395 यहाँ पे आर्टिकल्स ऐड करना अपने लेवल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, है ना। तो उस समय जो है 395 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, साथ में प्रीएम्बल को भी ऐड किए गए। और अभी के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हो गए, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए गए। अब इसलिए ये तो लॉजिकल सी बात आता है ना, और कॉमन माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि इतना लेंदी बनाने की जरूरत क्या है, नॉर्मली लिख देते। नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते? क्योंकि इंडिया का अगर लोकेशंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा डिवाइडेड टाइप है। डिवाइडेड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नेशन है। हर एक पीपल के लोग यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया को जो डाइवर्सिटी देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। तो डाइवर्सिटी हो गया, वास्टनेस ऑफ इंडिया हो गया, जिसके थ्रू इन सब आर्टिकल्स को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। साथ ही साथ जो है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसको डिटेल ड्राफ्टिंग करना, ये भी एक यहाँ पे रीजन रहे हैं, जिसके थ्रू पूरा ये जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को बना दिए। लेकिन यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स आता है, वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। लॉजिकल सी बात है कि 395 आर्टिकल ऐड करना किसी एक सिंगल माइंड के या फिर किसी एक सिंगल इंसान के माइंड में ऐसा थोड़ा आया होगा कि चलो 395 आर्टिकल्स क्या क्या ऐड करना है, पूरा एक ही इंसान आए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे और आगे चले गए। ऐसा नहीं, ये लोग क्या करते थे कि जैसे कि कोई अदर कंट्री गए तो अदर कंट्री में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको सूट लगा, जो कि इंडियन के रेस्पेक्ट में अच्छा हो सकते, तो वहां से बोरो कर लिए। और मोस्टली जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से भी जो है मोस्टली आर्टिकल्स को ऐड किए गए। तो कई आर्टिकल्स को जो है बोरो भी किए गए हैं, और उसको यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोविजन बोलते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स हैं जो इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, यूएसए से लिए गए हैं। डीपीएसपी हो गया, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। पॉलिटिकल पार्ट को अगर देखोगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कंट्री हो गए, प्लस डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हो गए, जहां से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए गए। साथ ही साथ जो है इंडिया का अगर नेचर को देखोगे तो न तो बहुत ज्यादा फेडरल कैरेक्टर के हैं, न ही ज्यादा ये यूनिटरी कैरेक्टर के हैं। क्या होता है, दो टर्म यहाँ पे बोला हूं, एक टर्म को यहाँ पे मैं फेडरल टर्म डिफाइन कर रहा हूं और दूसरा को यहाँ पे यूनिटरी टर्म डिफाइन कर रहा हूं। फेडरल का मतलब होता है जिसमें से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट होगा, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है लोकल गवर्नमेंट होंगे, और इन तीनों के बीच जो है पावर का डिवीजन होगा। ये नॉर्मल फेडरल सिस्टम होता है। और दूसरा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, और जितना भी पावर एक्सरसाइज करेंगे वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करेंगे। और सपोज अगर जो है भूले भट के टाइप मान लो स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, फिर लोकल गवर्नमेंट बना दिए, तो यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि जितना भी पावर जो होंगे वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, उसको यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन इंडिया का केस बिल्कुल डिफरेंट है, और न ही जो फेडरल जो वर्ड है ना, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखना कहीं पे भी जो है फेडरल वर्ड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए। फेडरल के बजाय जो है इसके द्वारा यूज किए गए वो है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 1 में। गॉट इट? तो इंडिया जो है बिल्कुल दोनों से अलग है, ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है। लेकिन ये क्या किए गए हैं, फेडरल के साथ यूनिटरी को भी इंक्लूड कर दिए। फेडरल गवर्नमेंट भी होंगे और फेडरल के साथ जो है यूनिटरी गवर्नमेंट भी होंगे। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा किए गए हैं, सपोज करो कि मान लो अगर इन फ्यूचर अगर कोई स्टेट डिमांड करता है
क्या डिमांड करता है कि भाई अपने को जो है अलग नेशन दो, हम जो है ये इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अलग से देश बनाना चाहते हैं। तो स्टेट के पास इतना पावर ना हो कि इंडिया को ही डिवाइड करके रख दे। तो इसको जो है डिवीजन का काम जो किसको दिए गए, फाइनल डिसीजन सेंट्रल को दिए गए, मतलब यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा टिल्टमेंट देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे यूनिटरी बायसेस ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ फेडरल फीचर्स अभी इसके बारे में बताया, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर होगा फेडरल फीचर्स में, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना वैसे ही। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे सुप्रीमेंसी होंगे, जितना भी देश को चलाओगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, तो इसको यहाँ पे क्या बोले गए, ये फेडरल कैरेक्टर बोलेंगे। मतलब ये जितना भी इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखा हुआ है इसको याद रखना थोड़ा बहुत, है ना, और अच्छा खासा ही याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, फिर वहीं पे फंस जाते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट का अगर फीचर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, सेंट्रल ही पूरा माई बाप होने वाले हैं, हर एक चीज जो है सेंटर ही होगा। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे देंगे। अब देखो, अब यूनिटरी फीचर्स है, अब यूनिटरी फीचर्स में तो सिंगल सिटीजनशिप है, और इंडिया भी तो सिंगल सिटीजनशिप को ही फॉलो करता है, तो क्या इंडिया एक यूनिटरी फीचर्स है, ये भी एक डाउट आ सकता है ना। तो इंडिया यूनिटरी फीचर्स नहीं है, यूनिटरी बायस है, इस चीज को ध्यान रखना। इंडिया जो है यूनिटरी फीचर्स को फॉलो नहीं करता, यूनिटरी की तरफ बायस है, दोनों टर्म में यहाँ पे डिफरेंस होता है। और स्टार्टिंग में ही बोले हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मतलब फेडरल सिस्टम भी है और थोड़ा सा यूनिटरी पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया सेम, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, ये सब जो है यूनिटरी फीचर्स को ही फॉलो अप करते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया। साथ ही साथ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे देखने को मिलेगा कि अगर इमरजेंसी आ गया तो इमरजेंसी में बहुत जल्दी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, मतलब ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना उतना ज्यादा इजी नहीं होता। बोलने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन न तो उतना ज्यादा रिजिडिटी है कि इमरजेंसी आने पर भी कोई उसको चेंज ना कर पाए, और नहीं उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि कोई नॉर्मल एमएलए एमपी जाके उसको जो है अमेंड कर दे। ठीक है, तो रिजिडिटी नहीं है, नहीं ये फ्लेक्सिबल है, दोनों का एमलगमेशन है, दोनों है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी भी है और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल को भी फॉलो करते हैं, तो दोनों फीचर्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, जितना 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट का, तो वो 3 ऑर्गन के थ्रू जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर का, और जो रियल पावर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक को लोकसभा बोलते हैं, दूसरे को राज्यसभा बोलते हैं। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा का अकाउंटेबिलिटी, जिसको कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको यहाँ पे रियल पावर एक्सरसाइज करना बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो कोई एक इंसान डिसीजन नहीं लेंगे, प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू वहां पे गुजरना पड़ेगा। कोई अगर बिल लाना है वो भी जो है प्रॉपर पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, जिसके थ्रू प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन हो सके, और जो फाइनल आउटकम आएगा वो प्रॉपर बेसिस में, साथ ही साथ जो है पीपल ओरिएंटेड आ सके। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसे इंडिया इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सॉर्निटी हो गया, जुडिशियल सुप्रीमेसी हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सुप्रीमेसी और साथ ही साथ सॉर्निटी, सॉर्निटी का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, और सॉर्निटी का मतलब ये है कि जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडिया में जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा वो पूरा इंडियन के पीपल बनाएंगे, इंडियन के द्वारा चूज किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बनाएंगे, न कि कोई बाहर देश जो है इंडिया में आके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया के सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है, देश को कैसे चलाना है ये सब इंडियन पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, न कि अदर कंट्री के ऊपर। तो सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, वो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल जुडिशरी। देखे होंगे कि अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में केस हार गए तो कहाँ पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे केस हार गए तो उसके बाद कहाँ पे जाओगे, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेटेड है,
ये सेपरेशन नहीं होता, है ना, सेपरेशन नहीं होता। जो टॉप लेवल का जो यहाँ पे कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे हाईएस्ट अपील ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं या फिर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है और पूछे गए हैं, आई थिंक सीडीएस या एनडीए में पूछे गए हैं कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बना के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंडिया जो है एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करता है। दो टर्म है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल में होंगे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट आएंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई रिच पीपल जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि हमें कोर्ट में जो है हम जा रहे हैं तो हमें जिता दो, हमारे फेवर में डिसीजन दो, ये ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, है ना। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने लेवल में इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो सिंगल जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पे इंडिया फॉलो करते हैं, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट के साथ ही साथ ये यूनिफाइड भी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स ऐड किए गए हैं वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स है। हालांकि पूरा फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका प्रॉपर चैप्टर्स है, तो उसको डिटेल के साथ आगे कवर करेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट जिससे मूलभूत जो भौतिक अधिकार होते हैं ना, वो यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हो गया। टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। इनिशियली अगर देखोगे तो 7 फंडामेंटल राइट ऐड किए गए थे, लेकिन बाद में जो है एक फंडामेंटल राइट जो है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दे, मतलब सॉरी इनकॉर्पोरेट बोलता हूँ, उसको जो है हटा दिए गए और उसको जो है आर्टिकल 300A के थ्रू एज अ लीगल राइट जो है कंसिडर किए गए। तो कौन कौन से टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं एट प्रेजेंट? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो ये टोटल यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं। फिर डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी जिसको बोले जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई गवर्नमेंट जो है पार्टी में आए, अब गवर्नमेंट जो है वो तो अपने सत्ता में है, वो चाहे तो कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना दे, है ना, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में है, और वो जो है बिल जो है एक्ट भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाएंगे। इसलिए पारित हो जाएंगे क्योंकि वो पर्सन जो है, जो पार्टी है, वो तो मेजोरिटी में है, ठीक है। तो वो चाहे तो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस बना दे, लेकिन कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले बॉडी या फिर पार्टी को एक गाइड करते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से अपने को रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये डीपीएसपी यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो गया, सोशल या फिर जितना भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे वो पूरा वेलफेयर स्टेट का बारे में होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। तो इन सब चीज को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट है, अगर सपोज करो इसका वायलेशन हो जाता है ना, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो जाता है तो सीधा हम लोग जो है आर्टिकल 32 के थ्रू कहां पे जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट बस में एप्लीकेबल है। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, सपोज करो कोई केस है या फिर किसी में कंप्लेंट करना है, तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाओगे, लोअर कोर्ट के बाद जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, वहां पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये होता है नॉर्मल पैटर्न। लेकिन फंडामेंटल राइट के केसेस में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सीधा आर्टिकल 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के थ्रू सीधा जो है हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब ये जो है जस्टिसिएबल होते हैं। और जो आर्टिकल 32 है इसको हट एंड सॉइल भी कंसीडर करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये सब चीज बोले गए हैं। लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसिएबल है, मतलब वायलेशन अगर हो रहे हैं फंडामेंटल राइट का, तो सीधा जो है हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है ये नॉन जुडिशियल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नॉन जुडिशियल का मतलब ये होता है कि अगर डीपीएसपी अगर कोई गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये तो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जुडिशियबल है। इसके अगेंस्ट, डीपीएसपी के अगेंस्ट हम लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर जो डीपीएसपी है इसको सोशलिज्म हो गया, गांधीयन फिलोसॉफी हो गए, लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गए, इस कई कैटेगरी में इसको डिफाइन किए गए, फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। अब ये पूरा जो डिटेल है ये सब अलग से इसका चैप्टर आएगा, उसमें कवर करेंगे। उसके बाद देखो एक चीज यहां से तो क्लियर समझ आ रहा है भाई, हर एक रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो सिटीजन्स का, जो नॉर्मल पीपल, उसका भी तो कोई यहाँ पे ड्यूटी होना चाहिए कि वो भी अपने देश के प्रति जो है एक सम्मान का भाव रख सके, है ना। तो उसके लिए जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन किए गए हैं। ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए गए थे तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को एड नहीं किए गए थे, ठीक है। इसको एड किए गए हैं जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है इसको एड किए गए हैं, आर्टिकल 51A, जिसमें से टोटल 11 जो है ड्यूटीज इसको एड किए गए हैं, और ये भी जो है नॉन जुडिशियबल इन नेचर होते हैं। और इसको जो है रिकमेंड किए गए थे स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा कि भाई सिटीजन्स के ऊपर, इवन ये जो स्वरण सिंह कमेटी, इसमें ये भी बोले गए हैं कि जो टैक्स होते हैं ना, तो टैक्स भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। इस तरीके से भी जो है एडवाइस दिए गए थे। लेकिन पूरे जितना भी स्वरण सिंह कमेटी का जितना भी एडवाइस दिए गए थे, उस हर एक एडवाइस को जो है गवर्नमेंट फॉलो नहीं किए, लेकिन मोस्टली एडवाइस को जो है गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किए गए। इसके बाद आएगा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा, कोई भी रिलीजन जो है नहीं होने वाले हैं। क्या मतलब होता है इसका कि कोई स्टेट है उसका पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे इस चीज को नहीं इनकॉर्पोरेट करते तो जो गवर्नमेंट बनाएंगे अगर वो कोई पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते होंगे तब तो वो तो अपने ही धर्म को जो है आगे ले जाएंगे, बाकी का धर्म को तो पूरा दबा देंगे, रिलीजन को दबा देंगे। इसलिए यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे लाए गए हैं वो है सेकुलर। लेकिन इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड जो है मेंशन ही नहीं किए गए थे। इसको तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे तब जो है उसको सेकुलर वर्ड को इंटीग्रेट किए गए थे। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गए, मतलब राइट टू वोट हो गए। अब राइट टू वोट के केसेस में भी अलग बहुत यहाँ पे है। कैसे? पहले जो राइट टू वोट यहाँ पे रखे जाते थे वो है 21 ईयर्स, मतलब कोई जो है कोई इंसान, पर्सन है ना, अगर 21 साल के हो गए होंगे, 21 साल से हो 21 साल के हो गए होंगे तब जो है वोट दे सकते थे। अब इसको जो है डिक्रीज कर दिया 18 साल, 18 साल हो गए मतलब वोट देने का अधिकार हो गए। लेकिन इसको लाए गए थे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, है ना। 61st जो अमेंडमेंट किए गए थे 1989 में, उस टाइम जो है इस वोटिंग एज को डिक्रीज कर दिए। साथ ही साथ इंडिया जो फॉलो करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और खूबसूरत जो एक फीचर्स है वो है सिंगल सिटीजनशिप का। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि यूएसए का। यूएसए में अगर देखोगे तो यूएसए में टोटल 52 स्टेट्स हैं, तो 52 स्टेट्स का एक अपने अपने स्टेट का अलग से सिटीजनशिप होगा, और जो होल यूएसए है तो उसका अलग से सिटीजनशिप होंगे, मतलब वहां पे डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया के केस में जो है सिंगल सिटीजनशिप है ना। अगर कोई टोटल जैसे कि 28 स्टेट हैं तो ये 28 स्टेट वाले अलग अलग अपने स्टेट का सिटीजनशिप नहीं बनाएंगे, ये सीधा जो है यूनियन का बनेगा, मतलब इंडियन सिटीजनशिप बनेंगे। इंडियन सिटीजनशिप होता है। देखो अगर सपोज करो, ये यहाँ पे एक रिस्क भी होता है कि अगर 28 स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप होंगे तो कैसे, अगर सपोज करो बाद में जो है अपने को ये डिमांड उठने स्टार्ट हो गया कि हमें जो है अलग नेशन बनाओ, तो उसके लिए, और प्लस एक सेंटीमेंट यहाँ पे जगाता है, सेंटीमेंट ये जगाता है कि हमारे पास तो इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर स्टेट का जो है सिटीजनशिप है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग अलग हो जाए। ये तरीके से भी यहाँ पे सेंटीमेंट यहाँ पे बढ़ाते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट सिटीजनशिप हुआ तो। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे है, जैसे कि इलेक्शंस कमीशन हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, यूपीएससी हो गए, स्टेट पीएससी हो गए, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बल्कि ये तो जो है एट प्रेजेंट पेपर वर्क बस है, प्रैक्टिकली तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, अपोजिट ही हो रहा है। तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं।
है ना, जो प्रॉपर डे टू डे फिनोमेना को रन कर सके। इमरजेंसी प्रोविजन इंक्लूड किए गए, जैसे कि आर्टिकल 352 के थ्रू जो है नेशनल इमरजेंसी का बात किए हैं। आर्टिकल 356 365 के थ्रू जो है स्टेट इमरजेंसी हो गए, प्रेसिडेंस रूल्स हो गए, इसके बारे में बताए गए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में बताए हैं। तो कई इमरजेंसी प्रोविजंस अगर मान लो इमरजेंसी आ जाते हैं तो उसके केस में भी इमरजेंसी प्रोविजंस को लाए गए हैं। साथ ही साथ एक और फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो है आर्टिकल 40 को ऐड करके। अब ये जो आर्टिकल 40 ये क्या बोलता है कि हर एक जो ग्राम होते हैं, मतलब पहले बात तो जो है विलेज पंचायत होना चाहिए, जो गांव बनाए हो तो गांव में विलेज पंचायत होना चाहिए। अब ये विलेज पंचायत करेगा क्या? विलेज पंचायत मतलब लोकल लेवल में जितना भी डिसीजन हो गए वो सब जो है विलेज पंचायत ले सके। विलेज पंचायत अगर लोकल लेवल में डिसीजन लेंगे मतलब बहुत डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जो गांधी जी बोला करते थे। और ये जो आर्टिकल जो 14 है ना, ये गांधीयन फिलोसॉफी को ही फॉलो करते हैं और उसी के रेस्पेक्ट से आर्टिकल 40 को ऐड किए गए हैं कि विलेज पंचायत होना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि जो है हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है। लोकल लेवल में जो ग्रास रूट लेवल है वहां पे जो है डिसीजन लेना, मतलब वहां तक जो है डिसीजन पहुंचना चाहिए, जो कॉमन पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है वो भी जो है डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो कि गांधीयन फिलोसॉफी में बेस है। तो 3 टियर जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसको यहाँ पे फॉलो अप किए गए, जिसमें से 73rd अमेंडमेंट किए गए थे 1992 में, जो पंचायती राज के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद 74 यहाँ पे अमेंडमेंट लाए 1992, जो म्यूनिसिपैलिटी का बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट में जो है डिफाइन किए गए। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, ये तो रेसेंट का है, 2011 में लाए गए थे 97 अमेंडमेंट में। तो कई डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स ऐड किए गए। अब देखो ये जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हो सके तो कितने कितने आर्टिकल के बीच आते हैं और कौन से पार्ट हैं, इसको अगर याद रखोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। थोड़ा सा ट्राई करना रिकॉल करने का, है ना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच आते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। डीपीएस पे आर्टिकल 36 टू 51 है। तो यहाँ को अगर याद रखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बेस बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही साथ शेड्यूल के बारे में डिस्क्राइब किए गए हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है ये यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बताते हैं। एट प्रेजेंट जो है 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। सेकेंड शेड्यूल में अगर देखें, सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है कि जितना भी इमोलूमेंट्स अलाउंसेंस हैं, जो हाई पोर्टफोलियो ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, है ना, गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गए, लोकसभा हो गए, मतलब जो हाई पोर्टफोलियो वाले लोग हैं उसका जो जितना भी इमोलूमेंट्स मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंसेस जितना होता है, प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, ये सब जो है सेकेंड शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। थर्ड शेड्यूल में जितना भी शपथ जो लेते हैं, ओथ और अफर्मेशंस हो गए, उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। फोर्थ शेड्यूल में जो है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिफाइन किए गए कि जो राज्यसभा है इस राज्यसभा में कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ जो है एमपी जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है पूरा फोर्थ शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। फिफ्थ शेड्यूल में जितना भी यहाँ पे ट्राइबल एरिया हो गए कुछ स्टेट्स का, तो ये जो फिफ्थ शेड्यूल है वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बताते हैं। सिक्स शेड्यूल में जितना भी ट्राइबल एरिया है, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल यहाँ पे 4 ही स्टेट को टारगेट करते, ध्यान रखना। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का हो, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। जो 6 शेड्यूल है उसमें कितने स्टेट को शामिल किए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं जिसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फिर 7 शेड्यूल है जिसमें से यूनियन लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। 7 लिस्ट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट का मतलब ये है कि यूनियन लिस्ट में कुछ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, लिस्ट लिखे गए हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के साथ और एक एग्जांपल लिए, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, एक तो बैंकिंग हो गया, दूसरा डिफेंस का एग्जांपल ले सकते हैं,
तो अगर डिफेंस और बैंकिंग फील्ड यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है, और इंक्लूड है ना, फाइनली इंक्लूड इसको किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में जितना भी रूल्स रेगुलेशंस लेने का काम, रूल्स रेगुलेशंस हो गया, सब बनाने का काम, नियम और कानून बनाने का काम, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जा सकते। सेम जो है अगर स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में सपोज करो जैसे कि पुलिस सिस्टम को इंक्लूड कर दिए, तो पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है कि सपोज करो कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रहे हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जैसे कि एजुकेशन फील्ड हो गया, है ना, फॉरेस्ट फील्ड हो गए, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो इसको क्या बोले जाएंगे, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये जो है 7th शेड्यूल में मेंशन किए गए। लेकिन एक चीज और, सपोज करो कि कोई ऐसा लिस्ट आ गया जिसमें ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, तो अगर कोई नया अगर लिस्ट आ गया तो कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट, तो उसका डिसीजन लेने का अधिकार जो होगा वो यूनियन लिस्ट के ऊपर होंगे, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिफाइन करेंगे, उसी में यहाँ पे बेस्ड होंगे। फिर आएगा 8 लिस्ट। 8 लिस्ट में जिसमें से जितना भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं, ओरिजिनली जो है 14 ही लैंग्वेज को इंक्लूड किए गए थे, बाद में जो इसको 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, मतलब 22 लैंग्वेज। 8 प्रेजेंट जो देखोगे जो शेड्यूल लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो टोटल 22 लैंग्वेज हैं। असमी हो गया, बंगाली, बोडो, डोंगरी हो गए, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी हो गए, ये सब जो है ये इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन कुछ और वर्ड हैं, कुछ और लैंग्वेज हैं जिसको बाद में ऐड किए गए, जैसे कि सिंधी हो गया, तो सिंधी एक लैंग्वेज है, इस सिंधी लैंग्वेज को जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं 1967 में। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसे जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए, और जो ओडिया है इसको ऐड किए गए 96 अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में। 9th शेड्यूल जो कि यहाँ पे लैंड हो गया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में बताते हैं। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शंस के साथ ही साथ जो पार्लियामेंट में जितने भी डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, है ना, जो एमएलए एमपीज हैं उसको डिस्क्वालीफाई करना हो गया, तो ये जो है 10th शेड्यूल में मेंशन किए गए। फिर 11th और 12th शेड्यूल को अगर देखोगे तो ये पूरा जो है पार्लियामेंट, स्पेशली अगर इसमें बोलना चाहिए तो जो 11th शेड्यूल है यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जितना भी पावर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, इसको यहाँ पे हैंड ओवर किए गए। फिर 12th शेड्यूल में आओगे तो इसमें 74 आया। एक्चुअल में 11 और 12 को याद रखना, ये पूरा पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से ये है डिनोट करते हैं। तो ये कुछ टोटल यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल के बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेड्यूल्स हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, जिसको इसको भी फिनिश कर लेते हैं एक ही साथ, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट देखते हो, एक्चुअल में अमेंडमेंट किए जाते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू। पार्ट 20 में इसको ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 368 के थ्रू जितना भी अमेंडमेंट होता है वही सब अमेंडमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। अब अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ जाता है और अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात यह है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए थे 1950 में, जो है फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किए गए। अब 1950 के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो रहे हैं। टाइम चेंज होने के साथ ही साथ जो है हर एक इन्वायरमेंट हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, इन सब चीज को भी तो चेंज करना पड़ता है। तो डे बाय डे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन की जरूरत होता है। डे बाय डे तो नहीं, लेकिन जब भी जरूरत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है संशोधन की जरूरत पड़ती है, उसमें सुधार लाने की जरूरत पड़ते हैं। वही सुधार को यहाँ पे जो है अमेंडमेंट बोले जाते हैं। लेकिन अमेंडमेंट करना इतना भी इजी नहीं है। वही बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, और रिजिड के साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है। जरूरत पड़े इमरजेंसी में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, नॉर्मल में ये रिजिड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो अमेंडमेंट एक्चुअल में है क्या? अमेंडमेंट नॉर्मली चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम लॉ है उसको।
ना तो ये फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अमेंडमेंट तो कर रहे हो, लेकिन अमेंडमेंट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चीज को अमेंड कर दोगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट, अब ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। एक फंडामेंटल राइट का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। सपोज करो एक टाइम के लिए कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार ही नहीं दोगे तो फिर कैसे एग्जिस्ट करोगे? डे टू डे फिनोमेना में, डे टू डे लाइफ में बोलोगे नहीं तो फिर कैसे लाइफ सस्टेंस होगा, है ना? अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको भी तो इम्पोज कर सकते हैं, इसको भी तो सस्पेंड कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अब समझ आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन होते हैं, जिसे केशवानंदा भारती केस के थ्रू जो 1973 में, आई थिंक 1973 है कि 97, हाँ 3 है, 1973 के थ्रू ही इसको जो है यहाँ पे लाए गए थे। बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक ऐसा यहाँ पे फंडामेंटल राइट है जिसको कोई भी जो है इसको नलीफाई नहीं कर सकते, मतलब वो बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है, स्पेशली जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता। ये जो है क्लियरली बोले गए हैं। कुछ एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब जो है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही रखे गए हैं। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किए जाते हैं, अभी तक तो पढ़ लिए, मीनिंग भी समझ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर्स पढ़ना है वो है कि एक्चुअल में कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए जाते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को केवल और केवल पार्लियामेंट में ही अमेंड किए जा सकते हैं। विधानसभा जो होते हैं ना, जो नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो जो है इसको अमेंड नहीं कर सकते। नहीं तो टोटल यहाँ पे 28 स्टेट हैं, सब स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे। इसलिए जो स्टेट्स हैं, इस 28 स्टेट, इसको जो है पावर नहीं दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन को, ओनली पार्लियामेंट ही जो है इसको अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है चाहो तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो बिल तो पारित करना पड़ेगा, प्रेस तो करना पड़ेंगे, तो या तो लोकसभा में कर लो या तो राज्यसभा में कर लो। ठीक है, इसे मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिस्टर का मतलब होता है जो प्रॉपर पोस्ट में है, और प्राइवेट मिनिस्टर होता है जितना भी पोस्ट में नहीं है और जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, लेकिन वो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो लोग भी इसको जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के यहाँ पे कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे कि मनी बिल के केस में हो गया। मनी बिल में तो प्रॉपर जो है स्पीकर का साइन होता है, वही तो रेक्टिफाई करते कि मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है। तो प्रेसिडेंट का कोई यहाँ पे परमिशन नहीं होता। लेकिन एक चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, वो है मेजोरिटी। एक होता है सिंपल मेजोरिटी और एक होता है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह है कि 50+1 आ जाइए नॉर्मली, जैसे कि वोट में होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा बाकियों से जो है एक आगे चले जाओगे तो इलेक्शन जीत जाओगे, वो सिंपल मेजोरिटी वाला कैटेगरी है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह है कि 50% मेंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर 300 एमपी या फिर एमएलए हैं तो 150 होना यहाँ पे मैंडेटरी है। और इस 150 में से जो है 2/3 का, है ना, इसको 2/3 कर दो। 2/3 करोगे तो जितना आएगा उतना मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ यहाँ पे वोटिंग भी करना है, वोटिंग भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोले जाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोले जाते हैं। और दोनों हाउस से सेपरेट पास करना पड़ेगा, लोकसभा से अलग उस बिल को पारित करेंगे और राज्यसभा से अलग उस बिल को यहाँ पे पारित करना पड़ेगा। लेकिन इस पे कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होता, इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ज्वाइंट सीटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी बिल में तो ज्वाइंट सीटिंग हो ही जाता है, लेकिन इसके केस में नहीं है। अमेंडमेंट के केस में कहीं पे भी जो है ज्वाइंट सीटिंग नहीं दिए गए और ज्वाइंट सीटिंग नहीं कर सकते। ज्वाइंट सीटिंग मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर डेडलॉक की स्थिति आ गए, ना तो लोकसभा डिसीजन ले पा रहे हैं ना तो राज्यसभा, तो उसके केस में क्या होता है कि दोनों आपस में मिलकर जो है इस बिल को पारित करते हैं। अभी टोटल जो है 3 ही बार ऐसा केस आया जिसमें से ज्वाइंट सीटिंग बुलाना पड़ा है ना। फेडरल प्रोविजन, अच्छा एक चीज और, अगर इस बिल को अगर अमेंडमेंट कर रहे हो और अमेंडमेंट में अगर कहीं स्टेट मैटर इंक्लूड किए हुए हो, है ना, अगर स्टेट के रेस्पेक्ट में अगर अमेंडमेंट हो रहा है
तो एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट का जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ उसका परमिशन चाहिए। ठीक है, अब ये कब इंप्लीमेंट होता है, अगर मान लो 7 शेड्यूल में बात करो या फिर फेडरल प्रोविजंस को चेंज कर रहे हो उस केस में। फिर लास्ट में जब लोकसभा से भी पास हो जाते हैं, राज्यसभा से भी पास हो जाते हैं, तो फाइनल जो है यहाँ पे जाता है वो है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास जो है 3 पावर होते हैं, कई पावर यहाँ पे होते हैं, जैसे कि पॉकेट वेटो हो गया। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको जो अपने पास रख सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी केसेस में होता है। लेकिन अगर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो वहां पे जो है मैंडेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट को कि साइन करोगे ही करोगे। प्रेसिडेंट यहाँ पे मैंडेटरी है ना, वो तो करना ही करना है साइन, ऐसा है। पहले नहीं होता था, लेकिन जब 24 अमेंडमेंट लाए गए थे तो वहां से स्टार्ट हो गया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना कंपलसरी है। ना तो ये विथहोल्ड कर सकते हैं, ना तो ये रिटर्न कर सकते हैं। मतलब उसके पास ना तो इधर जाओ ना उधर जाओ, सीधा साइन करो। ये जो है सीन वहां पे देखने को मिलता है। बाकी ये तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मेजोरिटीज होते हैं पार्लियामेंट, वो सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, फॉर्मेशन अल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, है ना, कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरी अलोकेंसेस, रूल ऑफ प्रोसीजर, ये सब जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पे केसेस होते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, उसी के साथ जो सिंपल या फिर फेडरल कैटेगरी से ना बिलोंग करता हो वो सबके लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी के रिक्वायरमेंट होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें से स्टेट का भी रेटिफिकेशन जरूरी है, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट, जुडिशरी में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर करना हो तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का रेटिफिकेशन जब लोगे तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अमेंडमेंट 8 प्रेजेंट अभी तक किए गए हैं, ये पूरा ये सब लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखे हुए हैं। इन सब को जो है 1 बाय 1 करके पढ़ना है ना, एटलीस्ट जो है ये सब याद होना चाहिए। पूरा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है 8 प्रेजेंट तक किए गए हैं, उस हर एक अमेंडमेंट को याद रखना है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ही याद रखना है। बाकी यहाँ तक समझ आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर देखें, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन अभी तक जो है जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स रहे उसको भी डिस्कस किए, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, इन सब को डिस्कस कर चुके हैं, अमेंडमेंट को डिस्कस किए हैं। लेकिन इससे जब अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए नहीं गए हैं, और ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई एक प्रॉपर एक डेफिनेशन से लिख दिए गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का एक ही टर्म यहाँ पे डिवाइड होता है, मीनिंग निकल के आता है, वो है इवॉल्विंग प्रोसेस। ये जो है इवॉल्विंग प्रोसेस है, और ये इवॉल्विंग प्रोसेस कहाँ से आता है, ये सुप्रीम कोर्ट से आता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के दौरान लगता है कि इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर में डालना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट डाल देते हैं, है ना। अभी बताऊंगा कि कौन कौन से जो है बेसिक स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक्चुअल में मीनिंग यही होता है कि एक मूलभूत अधिकार है जिसे न तो गवर्नमेंट टेक अवे कर सकते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी जो है गवर्नमेंट इसको छीन नहीं सकते नॉर्मल या फिर कॉमन पीपल के लिए, या फिर कॉमन पीपल से। उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इसका भी कई डिबेट हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कुछ बार ऐसे बोलेंगे कि ये पार्ट नहीं है ना, कुछ बार ऐसे बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट के ऊपर है, कभी नीचे है। ये सब चीज यहाँ पे ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव वाला बोलते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। कैसे इवॉल्विंग, इसके रेस्पेक्ट में जो है ना सबसे पहले जो केस आया था वो है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोले कि इशू यहाँ पे क्या हो रहा था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट। अब ये जो है यहाँ पे चैलेंज आ रहे थे कि फंडामेंटल राइट को जो है यहाँ पे जो शंकरी प्रसाद केस है, ये बोले कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले कि फंडामेंटल राइट कैन अमेंड, ठीक है,
फंडामेंटल राइट कैन अमेंड या फिर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, ये बोल दिए गए, है ना। जो पार्लियामेंट सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि आर्टिकल 368 के थ्रू, जिसमें पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिखा हो, उसके थ्रू जो है अमेंडमेंट कर सकते हो। अब इसका जस्ट उल्टा हो गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस आया, इसमें ये बोले कि पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, ये यहाँ पे बोल दिए। फिर नेक्स्ट फिर आया, फिर केशवानंदा भारती केस आए 1973। इन्होंने रियलाइज किया कि भाई कुछ केसेस में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं बोलते हैं, कुछ केसेस में जो अमेंडमेंट नहीं कर सकते ये बोले। तो इन्होंने क्या किया, एक मिडिल रास्ता निकाला, बीच का माध्यम निकाले। बीच का माध्यम में क्या किए कि ये बोले कि पार्लियामेंट जो है न तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, न तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट कर देते हैं। और इन्होंने बोले कि पार्लियामेंट जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल राइट, जो मूलभूत अधिकार, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। और यहीं से जो है एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहे हैं, जहां से केशवानंदा भारती केस का ओरिजिन हो गया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसी के थ्रू यहाँ पे आए गए थे। उसके साथ जो है 39 अमेंडमेंट आए, इंदिरा नेहरू गांधी केस आया, जिसमें से 39 अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिए। और इसी एक्ट में जो इंदिरा नेहरू गांधी केस आया, इसी केस में जो है जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक स्ट्रक्चर्स के कैटेगरी में डाल दिए। फिर उसके साथ मिलरवा मिल केस आएंगे, जिसमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, इसको जो है बैलेंस रखने का यहाँ पे बात किए गए। फिर उमेन राव केस आया, है ना, साथ ही साथ एल चंद्र केस है, जिसमें से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिए। तो यहाँ पे समझ रहे हो कि एक साथ बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे नहीं बताए। मतलब जैसे केसेस आते चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा केस जो है फंडामेंटल राइट है, तो उसको ऐड कर देंगे। मतलब जो मूलभूत अधिकार की बातें करते हैं उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिए जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि शोरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर कैरेक्टर हो गए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, है ना, रूल ऑफ लॉ हो गए, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो पूरा लिखा हुआ है, और इसको जो है एट प्रेजेंट बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखे गए हैं। प्रोसीजर याद रखना, प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट होता है, प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो है गवर्नर आते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको याद अपने को रखना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर यहां से पूछे गए। अब सीधा जो है टू द पॉइंट इसी में एंटर करते हैं। चलो वीडियो को पोस्ट करना, थोड़ा सा है ना होल्ड करना, और आंसर लाने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि पहला बोले कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉन्सेप्चुलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सीमलेस वेब। इसे लाए गए थे ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा। वो तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल्स में चले गए थे। अब इसको बताओ, इन रिलेशन टू पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may undertake legislative function of territory outside India by agreement with the government of that territory। ले सकते हैं क्या? ले सकते भाई, एग्रीमेंट जब हो रहे हैं, दूसरा देश सहमत है अपने देश से, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन, द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट विथ फंक्शन ओवर मैटर व्हेन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सपांड। ये गलत है और यही करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे इमरजेंसी पढ़े तो हैं, आर्टिकल 352 हो गया जो कि नेशनल का बात करते हैं, आर्टिकल 356 हो गए, ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में ही बात करते हैं। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा जो स्टेट को रन किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो क्लियर कट अभी तो पढ़े इसको, जो कि गलत हो जाएगा और नॉट करेक्ट पूछे गए, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 2018 में पूछे गए थे इसको, which constitutional amendment can enormously strengthen the power of speaker, chairman of the houses of parliament and legislative state legislature। तो इसे किए गए थे 52 के थ्रू, है ना। पूरा सीट में दिया हूं कि एक्चुअल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से तो अंदाजा लग गया होगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में और कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एज यूजुअल कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो।
साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।